गुड मॉर्निंग टू ऑल। आप सभी लोगों का हमारे चैनल में स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें, जिससे आपको हमारे नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। जैसा कि आपको याद है कि हम जो है 20 क्वेश्चन जो है पीडिया के मौसमी क्वेश्चन निकाल चुके थे। आगे की डिस्कस करेंगे। एन इन्फेंट इज एडमिटेड टू द पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट, मतलब PICU के अंदर एक पेशेंट जो है वो एडमिट है। पीडियाट्रिक जो इंटेंसिव केयर यूनिट है उसके अंदर पेशेंट को एडमिट किया हुआ है। आफ्टर ओपन हार्ट सर्जरी, उसकी जो सर्जरी हुई है वो हार्ट की सर्जरी हुई है, ओपन हार्ट सर्जरी की है फॉर रिपेयर ऑफ वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। उस बच्चे के अंदर जो दिक्कत थी वो दिक्कत थी उस बच्चे के अंदर BSD, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट हुआ करता था उस बच्चे के अंदर। प्लेस दीज नर्स असेसमेंट इन ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी। अब हम इसके अंदर सबसे पहले क्या करेंगे, उसके बाद में क्या करेंगे, ये चीज़ें हमें यहाँ पर ध्यान देनी है और आगे बात करनी है। तो हमें सबसे पहले पता है कि हमें कोई भी चीज़ अगर करनी हो तो सबसे पहले हम मेंटेन करते हैं ABC को मेंटेन करते हैं। ये बात सबसे पहले तुम्हें पता होना चाहिए। ए का मतलब होता है एयरवे, दूसरा होता है ब्रीथिंग, तीसरा होता है सर्कुलेशन। सर्कुलेशन मतलब कैसे चेक करते हैं, पल्स वगैरह से चेक करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला आता है हार्ट रेट, दूसरा आता है ऑपरेटिव साइज, तीसरा आता है यूरिन आउटपुट, चौथा आता है रेस्पिरेटरी स्टेटस, उसके बाद में आता है इंट्रावीनस कैथेटर। तो सबसे पहले हमें प्लेस दीज नर्स असेसमेंट इन ऑर्डर ऑफ द प्रायोरिटी। सबसे पहले प्रायोरिटी में हमें क्या करना है, तो कुल सब जो ABC में मतलब कि सबसे पहले तो रेस्पिरेटरी स्टेटस को मेंटेन करना है। तो सबसे पहले तो हम रेस्पिरेटरी स्टेटस को मेंटेन करेंगे। C4 होता है सर्कुलेशन। उसके बाद अगर हमें कुछ करना है तो वो हार्ट रेट को करना है। ये बात तुम्हें अच्छे से मालूम होनी चाहिए। अब आती है हमारी दो चीजें आती हैं, एक आता है ऑपरेटिव साइट आ जाती है, यूरिनरी आउटपुट आ जाता है, इंट्रावीनस कैथेटर आ जाता है। अब इनको चेक करने के तुरंत बाद हमें IV, क्योंकि इस पेशेंट के अंदर फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट वगैरह देखने को मिलेगी, तो फ्लूइड वगैरह वॉल्यूम डेफिसिट देखने को मिलेगी, तो हमें सबसे पहले IV कैथेटर लेना है इनमें से। तो हम अगर काम की बात करें तो सबसे पहले IV कैथेटर लगाना है। तो IV कैथेटर को चेक करना है कि भाई वो पेटेंट है या नहीं है, वो चीजें देखनी है। उसके बाद अगर कोई देखना पड़े तो यूरिन आउटपुट देखोगे या ऑपरेटिव साइट देखोगे। तो यूरिन आउटपुट में तो टाइम लगेगा, बहुत सारा टाइम लग जाता है यूरिन आउटपुट में आने में, पर ऑपरेटिव साइट को तुरंत से देख लोगे। भाई 1 घंटे का यूरिन आउटपुट देखना है तो 1 घंटे वेट करना पड़ेगा, तभी तो तुम्हें पता लगेगा कि 1 घंटे में कितना यूरिन आउटपुट आया है। तो ये तो लास्ट में चला गया ना सबसे, तो उससे पहले तो ऑपरेटिव साइड आ जाएगा। तो इस तरीके से अगर मैं बात करना चाहूं तो सबसे पहले तुम रेस्पिरेटरी स्टेटस देखोगे, उसके बाद तुम हार्ट रेट देखेंगे, उसके बाद अगर कोई आएगा तो IV कैथेटर को देखोगे, लास्ट जो देखोगे ऑपरेटिव, और सबसे लास्ट में जो देखना है वो यूरिन आउटपुट देखना है। और क्यों देखना है उसका रीजन मैंने तुम्हें बता दिया है। किसी को अगर किसी भी बच्चे को कोई समझने में कोई दिक्कत रहे, मुझे सीधा देखो, शर्माने की जरूरत नहीं है बेटा। जब तक आप सीखोगे नहीं आपका सिलेक्शन नहीं होगा। सिंपल सी बात है, बेझिझक बेधड़क। ऐसे नहीं सोचे कि सर से नहीं पढ़ रहे हम। तो यहां अगर तुम यूट्यूब पे भी अगर मुझे कांटेक्ट में रहते हो, मेरी वीडियोस देखते हो, तो आप लोग मुझे सीधा कांटेक्ट कर सकते हो। व्हाट्सअप नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हो, और मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9770968699। इस नंबर पे तुम मुझे व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो और मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। अगर किसी भी तरह की किसी भी सब्जेक्ट में कहीं भी तुम्हें अगर कोई दिक्कत रहती है, तुम बेझिझक क्वेश्चन पूछ सकते हो मुझे, ठीक है। आगे की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 22। What is the nursing priority intervention when preparing for the admission of a child with the acute laryngotracheobronchitis? अगर एक बच्चा लैरिंगोट्रेकियोब्रोंकाइटिस के साथ में है तो हमारी जो है प्रायोरिटी क्या रहेगी, ये ध्यान रखना है हमें कि प्रायोरिटी बेसिस हमें क्या ट्रीटमेंट करना है। आप खुद सोचो, लैरिंग्स का, ट्रेकिया का, ब्रोंकाई का, इसे हम बोलते हैं क्रॉप। आगे पढ़ेंगे, अब कल पढ़ने वाले ही हैं इसे। क्रॉप क्या है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में डिस्कस करेंगे क्रॉप क्या होती है। तो लैरिंगोट्रेकियोब्रोंकाइटिस का मतलब क्या है, लैरिंगोट्रेकियोब्रोंकाइटिस का मतलब क्या है कि लैरिंग्स में, ट्रेकिया में और ब्रोंकाई में इंफेक्शन हो गया है, मतलब अपर एयरवे का ऑब्स्ट्रक्शन हो चुका है, अपर एयरवे के अंदर दिक्कत हुई है। अगर अपर एयरवे के अंदर दिक्कत हुई है तो हमें सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किस पे देनी है। देखो, पैड द साइड रेल ऑफ द क्रिब्स। पैड क्यों करें, यहाँ का कोई सीजर थोड़ी आ रहे हैं जो पैड करने की जरूरत है। जब सीजर वगैरह आते हैं तो हमें उनको चीजों को कवर करने की जरूरत होती है, तो ये तो कोई हमारी प्रायोरिटी बनी नहीं। दूसरा, अरेंज फॉर ए क्वाइट एंड कूल रूम। कूल रूम करेंगे और क्वाइट रूम करेंगे, वैसे भी हर डिजीज में करना होता है, बट यहाँ पर इतना ज्यादा कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है कि यहाँ पर कोई ज्यादातर कूल और क्वाइट रूम की जरूरत होती है नर्वस सिस्टम के जो डिसऑर्डर्स होते हैं उनके अंदर। तीसरा, प्लेस है ट्रेकेस्टोमी सेट एट द बेड साइड। हाँ सर, लैरिंग्स और ट्रेकिया में, तो ट्रेकिया तो सुकड़ेगा नहीं, बट लैरिंग्स क्या होता है, लैरिंग्स कोलैप्स कर जाएगा और लैरिंग्स जो है वहां स्पाज्म हो जाएगा। तो कैसे बात बने, यहाँ ऑक्सीजन कैसे दे पाएंगे, मास्क वगैरह से ऑक्सीजन नहीं जाएगी। तो ट्रेकियोस्टोमी साइड तो बेड साइड होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, होना चाहिए सर।
ऑब्टेन ए रिक्लाइनर सो दैट ए पेशेंट कैन स्टे। रिक्लाइनर का मतलब होता है थोड़ा सा वो झुका हुआ हो, रिक्लाइंड की जरूरत है, हाँ ये दे सकते हैं। पोजीशन की बात कर रहा है तो रिक्लाइंड पोजीशन हाँ हो सकती है, पर तुम्हें सबसे ज्यादा कहाँ ध्यान देना है, कौन सा इंटरवेंशन पे ज्यादा ध्यान देना है जो तुम्हारे लिए ज्यादा बेनिफिशियल है? बेटा ट्रेकियोस्टोमी होना जरूरी है, बहुत ज्यादा ट्रेकियोस्टोमी, क्योंकि पोजीशन से यहाँ काम नहीं चलेगा। यहाँ प्रायोरिटी एक्शन नहीं पूछा है कि तुम्हें पहले क्या करना है, तुम्हें पूछा है नर्स प्रायोरिटी इंटरवेंशन, सबसे ज्यादा इंटरवेंशन तुम्हें क्या करना है, जो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पे रखोगे। सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पे तुम रखोगे ट्रेकियोस्टोमी सेट को। अगर तुम्हारे पास में ट्रेकियोस्टोमी सेट नहीं हुआ और अचानक से जो है पेशेंट के अंदर जो है लैरिंक्स बंद हो गया, क्लोज हो गया, तो सांस कैसे दोगे? क्योंकि यहां पर जो सांस देने के लिए जो आपका मास्क होता है, मास्क से काम नहीं चलेगा, क्योंकि मास्क से सांस तो तब जाएगी ना जब उसका रास्ता खुला हो। यहाँ तो रास्ता बंद हो चुका होगा, लैरिंक्स जो है स्पाज्म कर चुके होंगे, और लैरिंक्स स्पाज्म करने के बाद में जो है ऑक्सीजन नहीं जा पाएगी। इसलिए हमें किस पे ध्यान देना है? ट्रेकियोस्टोमी सेट होना चाहिए उसके पास में अवेलेबल। तो ये इसका आंसर हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है वो आता है आपका क्वेश्चन नंबर 23। व्हाट शुड बी नर्स प्रायोरिटी एक्शन व्हेन केयरिंग फॉर ए चाइल्ड विद द एक्यूट लैरिंगोट्रेकियो ब्रोंकाइटिस? वही क्वेश्चन दोबारा से पूछ लिया कि एक ऐसा बच्चा है जिसके अंदर दिक्कत क्या है, लैरिंग्स ट्रेकिया और ब्रोंकाइटिस का इन्फ्लामेशन है, सबसे ज्यादा इसमें ध्यान क्या दें? इनिशिएट मीजर टू रिड्यूस फीवर, कि फीवर को कम करने की बात करें। इंश्योर डिलीवरी ऑफ ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन दें। प्रोवाइड सपोर्ट टू रिड्यूस द एप्रिहेंशन, वो डरे नहीं, इसके लिए सपोर्ट दें। और कंटिन्यूसली असेस द रेस्पिरेटरी स्टेटस, कि लगातार उसका रेस्पिरेटरी स्टेटस मेंटेन करें या चेक करते रहें। तो देखो सभी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, फीवर भी करना है, ऑक्सीजन भी देनी है, एप्रिहेंशन डर को भी कम करना है, और रेस्पिरेटरी स्टेटस को भी चेक करना है। बट सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पे क्या हो सकता है? क्योंकि सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पर यहाँ रेस्पिरेटरी सिस्टम की डिजीज है, और वैसे भी हमें एबीसीजी मेंटेन करना होता है, तो रेस्पिरेटरी स्टेटस को लगातार चेक करते रहेंगे। क्योंकि कभी भी इस बच्चे के अंदर लैरिंक्स ट्रेकिया और ब्रोंकाइटिस है, क्योंकि इनका इन्फ्लामेशन हुआ है, तो लैरिंक्स कभी भी स्पाज्म कर सकता है। लैरिंक्स कभी भी लैरिंजियल ईडिमा जब हो जाएगा तो लैरिंक्स ब्लॉक हो सकता है, और लैरिंक्स अगर ब्लॉक हो गया तो उसके अंदर ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी बच्चे के अंदर। तो आपको जो रेस्पिरेटरी स्टेटस है वो लगातार चेक करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? वो लगातार चेक करना है। तो इसका बढ़िया आंसर जो हो सकता है, आंसर नंबर 23 हो सकता है। बेटा नॉर्थ सेट के लिए तैयार हो जाओ, अच्छे से तैयारी करोगे तभी जाके सिलेक्शन होगा। और ये सारे क्वेश्चन जो हम पढ़ रहे हैं नॉर्थ सेट सारी एग्जामों में हेल्पफुल होंगे। अगर हमें बढ़िया सी चीजें आती हैं, हम बढ़िया कर पाते हैं, तो हमें ध्यान देना है इन चीजों पर। अगला क्वेश्चन की अगर बात करें तो अगला क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 24। और क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है? देखो, एक 3 मंथ ओल्ड इन्फेंट है, एक 3 महीने का बच्चा है जिसे हॉस्पिटलाइज किया है विथ रेस्पिरेटरी सिंसाइटिल वायरस। उसके अंदर जो डिजीज है वो रेस्पिरेटरी सिंसाइटिल वायरस की है। व्हाट इज द प्रायोरिटी इंटरवेंशन? इसके अंदर तुम प्रायोरिटी इंटरवेंशन क्या करेंगे? एडमिनिस्टर एन एंटीवायरल एजेंट, इसके अंदर एंटीवायरल मेडिसिन दें। क्लस्टरिंग केयर टू कंजर्व एनर्जी, कि जो भी हम कर रहे हैं उनको क्लस्टरिंग में करना चाहिए, जो भी केयर है एक साथ दे देनी चाहिए। ऑफरिंग ओरल फ्लूइड टू प्रोमोट हाइड्रेशन को प्रोमोट करने के लिए हमें फ्लूइड देना चाहिए। या प्रोमोटिंग एन एंटीटसिव एजेंट वेन एवर नेसेसरी, कि एंटीटसिव जो एजेंट्स हैं जब अगर वो जरूरत हो तो वो हमें देने चाहिए। इस पेशेंट के अंदर हमें सबसे ज्यादा क्या करना है, ये ध्यान रखना है। तो हमें करने हो सकता है एंटीवायरल भी देना हो, समझ रहे हो मेरे? प्रायोरिटी इंटरवेंशन क्या करोगे? तो सबसे पहले तो इसकी जब भी कोई बच्चे को कोई भी दिक्कत होती है, क्योंकि जब भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है उसे सांस लेने में दिक्कत होगी। अब सांस लेने में दिक्कत होगी तो वो जल्दी से थक जाएगा, थकान जल्दी महसूस होगी। अब थकान जल्दी महसूस होगी तो इसके अंदर जितनी भी केयर देने हैं वो एनर्जी को बचाने पे ध्यान देना है, जिससे बच्चा सबसे पहली चीज उसकी एनर्जी बचानी है। और उसकी अगर एनर्जी बचानी है तो उसके लिए हमें क्लस्टर में केयर देनी चाहिए कंजर्व एनर्जी करने के लिए। तो ये तो हमारा हो गया प्रायोरिटी, ठीक है। अच्छा, क्या एंटीवायरल एजेंट दे सकते हैं क्या? रेस्पिरेटरी सिंसाइटिल वायरस है तो हाँ, एंटीवायरल थेरेपी जो है ना दे तो सकते हैं, बट छोटे बच्चों में नहीं देते हैं, ध्यान रखें। 3 महीने के बच्चे में नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते हैं सर? आपने एक कंडीशन देखी होगी बेटा, रेज सिंड्रोम पढ़ा है ना हमने, रेज सिंड्रोम, ये हो जाता है तो हमें नहीं देना होता है। एंटीवायरल मेडिसिन नहीं देते हैं छोटे बच्चों के अंदर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में एंटीटसिव एजेंट भी नहीं देने हैं, ठीक है ना। ये तो नेजल सेक्रीशंस वगैरह एक्चुअल में वहां देते हैं, एंटीटसिव की जरूरत नहीं है। क्लियर है क्या? टसिव मतलब समझ रहे हो ना, जब नेजल कंजेशन वगैरह हो जाता है ना, नोज बंद हो जाती है, वहां देते हैं एंटीटसिव एजेंट, डीकंजस्टेंट एजेंट, वो वहां दे रहे होते हैं, यहां जरूरत नहीं है।
तो बढ़िया आंसर यहां पर हो सकता है कि उसकी एनर्जी को बचाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, क्लस्टरिंग में केयर दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ बढ़े। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है देखो। ए हेल्थ केयर प्रोवाइडर प्रेस्क्राइब 375 mg, उसने टैबलेट दिए, एम्पिसिलिन IV देना है, 375 mg आपको देना है, IV देना है, ये प्रिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। कितनी मेडिसिन देनी है, 375 mg देनी है, IV देनी है। ठीक है, एवरी 6 आवरली, Q6H का मतलब होता है एवरी 6 आवरली देनी है। फॉर ए 5 month old विथ रिकरिंग रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, क्योंकि इसको क्या दिक्कत है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होते हैं बार बार में, इसलिए उसे 375 mg एम्पिसिलिन देनी है। द ड्रग इज सप्लाइड एज 500 mg पाउडर इन ए बायल, एक बायल लिया और उस बायल के अंदर बायल जो आई है उसमें 500 mg मेडिसिन आई है। हमें देनी कितनी है, हमें देनी है 375 mg। द डायरेक्शन स्टेट टू मिक्स द पाउडर विथ 1.8 डाइलेट, इसे हमें 1.8 ml के अंदर मिला देना है। कितने ml के अंदर मिला देना है, 1.8 ml के अंदर इसे हमें मिक्स कर देना है, ये वो बोल रहा है। क्लियर है, ये बात समझ में आनी चाहिए। अच्छा आगे देखते हैं क्या बोल रहा है वो, आगे कुछ बोला है क्या, देखते हैं भाई। आगे क्या बोल रहा है देखते हैं। विच यील्ड 250 mg पर ml, अगर 1.8 ml में मिला रहे हैं तो कितनी मेडिसिन बन जाती है, 250 mg पर ml। 250 mg आ जाती है 1 ml के अंदर, 1 ml के अंदर कितनी आ जाती है, 250 mg। हाउ मैनी मिलीलीटर शुड द नर्स एडमिनिस्टर, कितनी मेडिसिन देनी है। देखो भाई सीधी सी बात है, 250 mg 1 ml के अंदर है, 250 mg कितने ml के अंदर है, 1 ml के अंदर। कैसे निकालेंगे, बहुत सीधा है, जैसे हम पहले निकाले थे ना ड्रग कैलकुलेशन, वैसे ही निकालने की कोशिश करेंगे। सुनना कैसे निकालेंगे, देखो बहुत सिंपल है क्वेश्चन, तुम उसे उलझा देते हो, सूत्र वगैरह फॉर्मूला में उलझा देते हैं, पर हमें फॉर्मूला में जाना ही नहीं है, फॉर्मूला के चक्कर में ही नहीं पड़ना है, हमें सिंपल देखना है। कैसे देखें, जब 250 mg 1 ml के अंदर है तो 1 mg कितने के अंदर होगी, 1/250, समझे ना, 1/250, तो 375 सही है हमें, तो इसे 375 से मल्टीप्लाई कर दो भाई। एक की वैल्यू आ गई तो 375 की आ गई, इसे मल्टीप्लाई करोगे, काटो इसे, देखो इसे काटेंगे 5 से काटो, 5 से काटेंगे, 5 से कितनी, 5 7 35, 2 बचे 55 25, ये 55 25 50 से कट जाएगा, समझे। अब 50 का भाग दो 72 में, तो 50 से कम 50 बच गया कितना, 22 बच जाएगा ना। अरे बोलो ना भाई, 22 ही बचेगा, हाँ 22 ही बचेगा ना 50 के बाद में, 72 हो गया ना, तो 20 बच गया, 22 बच गया, 22 बच गया तो उसमें जीरो लग जाएगी, पॉइंट लग जाएगा, और भाग दो 50 का इसमें, तो इसमें दोगे तो 5 चौकू 20 हो जाता है। ठीक है, लगभग 4 कुछ आ जाएगा, तो लगभग 1.4 1.5 ml इसका आंसर आ जाएगा। ऐसे हमें आंसर करना था, यहाँ 1.5 1.4 आंसर आएगा। निकाल लें, कैलकुलेट करें और इस क्वेश्चन को निकालने की कोशिश करें। अगर फिर भी समझ में नहीं आता है तो मुझे दोबारा पूछ सकते हो, मैं बार बार कह रहा हूँ भाई, पूछने से तुम्हें ही बेनिफिट मिलेगा, मुझे नहीं मिलेगा। प्लीज़ समझें बात को, जब तुम्हें हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, कोई भी दिक्कत होती है किसी भी बच्चे को, प्लीज़ पूछते रहे, गड़बड़ नहीं करनी है। अगर कोई भी चीज़ समझ नहीं आती है तो ऐसे नहीं सोचना है कि सर को कैसे पूछें, जब तक नहीं पूछोगे बेटा कैसे सिलेक्शन होगा। तो प्लीज़ इन चीज़ों पे ध्यान देना है और पूछना है ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को, जिससे गड़बड़ ना हो। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है देखते हैं। ए चाइल्ड इज एडमिटेड टू हॉस्पिटल विद द निमोनिया, एक बच्चा है जो कि निमोनिया के साथ में हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है। व्हाट इज द प्रायोरिटी नीड दैट मस्ट बी इंक्लूडेड इन द नर्सिंग प्लान ऑफ द केयर फॉर दिस चाइल्ड, इस चाइल्ड के लिए हमारी प्रायोरिटी नर्सिंग क्या रहेगी, रेस्ट, एक्सरसाइज, न्यूट्रिशन, एलिमिनेशन। अभी तो बताया था कि जब भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम के साथ में कोई बच्चा होगा हमें एनर्जी कंजर्व करना है, बताया था नहीं बताया, तो अभी थोड़ी देर पहले जस्ट बताया मैंने। अगर एनर्जी कंजर्व करनी है तो उसके लिए रेस्ट की जरूरत होती है, इसलिए एक साथ से केयर दे देते थे, बीच में उसे रेस्ट मिल जाए, इसलिए। तो यहाँ पर बढ़िया आंसर क्या होगा, रेस्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। समझ आ जाना चाहिए भाई, फिर भी नहीं आया समझ में कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पूछ सकते हो तुम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, कमेंट कर सकते हो, कमेंट में पूछ सकते हो, सीधा मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। ए 6 month old infant is brought to the emergency department in a severe respiratory distress। एक 6 महीने का बच्चा है जिसे कहाँ लाया जाता है, इमरजेंसी डिपार्टमेंट के अंदर लाया जाता है। उसको क्या दिक्कत हो गया, सीवियर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है। ए डायग्नोसिस ऑफ द रेस्पिरेटरी सिंसाइटल वायरस, इस बच्चे को जो डायग्नोस हुआ है वो हुआ है कि इसको जो इन्फेक्शन है वो रेस्पिरेटरी सिंसाइटल वायरस का इन्फेक्शन है। इज मेड इन द इन्फेंट इज एडमिटेड टू द पीडियाट्रिक यूनिट। व्हाट शुड बी इंक्लूडेड इन नर्सिंग प्लान ऑफ केयर, क्या चीज हमें ध्यान रखनी है। प्लेस द वार्म ड्राई एनवायरमेंट, अलाउ पेरेंट एंड सिबलिंग टू विजिट, मेंटेन स्टैंडर्ड एंड कॉन्टैक्ट प्रिकॉशंस, और जो है एडमिनिस्टर द प्रिस्क्राइब एंटीबायोटिक इमीडिएटली। तो देखो भाई एंटीबायोटिक का तो कोई रोल ही नहीं हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो जाता है, ये इन्फेक्शन ही कैसा है, वायरल इन्फेक्शन है। और ध्यान से सुन ले एक चीज जो तुम्हें अभी पढ़ाऊंगा, मैं कल ही पढ़ाऊंगा जब हम रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन पढ़ेंगे। रेस्पिरेटरी सिंसाइटल वायरस एकमात्र ऐसा इन्फेक्शन है रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर जो कि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से फैलता है, हैंड टू हैंड कॉन्टैक्ट जो होता है ना उनसे फैलता है। बाकी सारे तो स्नीजिंग और उसके द्वारा फैल रहे हैं, ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से फैलता है। तो इसलिए ध्यान दें, हमें स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस का इस्तेमाल करना है, हमें कॉन्टैक्ट प्रिकॉशंस का इस्तेमाल करना है। क्योंकि हैंड शेकिंग वगैरह से ये ज़्यादा फैलता है, तो कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन वगैरह का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कंटाजियस होता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आराम से फैल सकता है। इसलिए हमें स्पेशली ध्यान रखना है इन बातों का। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो आता है आपका क्वेश्चन नंबर 28 नंबर जो क्वेश्चन कहता है वो सुने। ए इन्फेंट इज एडमिटेड टू द नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट, एक बच्चा है जिसे हमने एनआईसीयू के अंदर एडमिट किया है विथ एक्सेस्ट्रोफी ऑफ द ब्लैडर। इसके अंदर क्या दिक्कत है, बच्चे को एक्सेस्ट्रोफी ऑफ ब्लैडर हो गया है। व्हाट कवरिंग शुड द नर्स प्रोटेक्ट द एक्सपोज्ड एरिया। देखो भाई यहाँ पर हम जो यूज करते हैं वो हमें क्या यूज करना है। अब कोई भी चीज है, कोई भी घाव है, उसे तुम्हें अगर क्लोज करना है तो यहाँ पहली चीज तुम्हारे ध्यान में आनी चाहिए, जैसे कि इंटेस्टाइन निकली है या तुम्हारा जो है प्रोलैप्स हो गया यूट्रस। एक वर्ड होता है प्रोसीडेंसिया, क्या तुम्हें याद है प्रोसीडेंसिया क्या होता है? प्रोसीडेंसिया क्या होता है? प्रोसीडेंसिया मतलब होता है क्या, प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस। जब यूट्रस बाहर आ जाता है ना तो उसे ही हम प्रोसीडेंसिया के नाम से भी जानते हैं। तो प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस इज ऑल्सो नोन एज प्रोसीडेंसिया, इसे प्रोसीडेंसिया बोल सकते हैं। तो यूट्रस बाहर आए या इंटेस्टाइन बाहर आए या ब्लैडर बाहर आए, एक्सेस्ट्रोफी ऑफ ब्लैडर का मतलब भी क्या होता है, ब्लैडर का बाहर आ जाना। शरीर से बाहर कैसे आएगा, ये क्या यूरेथ्रा से आएगा? नहीं सर, ये किससे आएगा, जब बच्चा पैदा होता है ना उस टाइम कई बार बच्चे की अब्डोमेन के अंदर दीवार जो है ना, आगे वाली जो दीवार है, ये नीचे वाली जो दीवार है वो अच्छे से नहीं बनी होती है। अगर दीवार अच्छे से नहीं बनी होगी तो बच्चे का ब्लड, अरे सुना होगा ना तुमने, कई बार आपने देखा होगा कि बच्चे का जो है हार्ट बाहर आया है बच्चे के अंदर, ऐसा कई बार देखने को मिलता है। तो एक्सेस्ट्रोफी, तो हमारा पहला ही काम क्या है, उसे कवर करना, ड्राई ना हो, क्योंकि अंदर के ऑर्गन अगर ड्राई हो जाएंगे तो उसके अंदर क्रैकिंग हो जाएगी, वो रप्चर हो जाएंगे, उसके अंदर जो है सूखने से उनमें गैंग्रीनस जैसी कंडीशन डेवलप हो सकती है। तो इन चीजों को बचाने के लिए हम क्या करते हैं, तुरंत से उसे कवर करते हैं। और कवर किससे करोगे, अगर ड्राई गॉज पीस से तुमने कवर किया तो उसके जो रेसे होते हैं वो स्किन से चिपक जाएंगे और वो इन्फेक्शन के लिए कॉज करेंगे आगे जाके। तो इसलिए कभी भी ड्राई गॉज पीस से तो कवर नहीं करते हैं। तो पहली चीज तो वो वेट होने चाहिए गॉज पीस। अच्छा, स्टाइल से करें या अनस्टाइल से करें? अनस्टाइल से करोगे तो इन्फेक्शन के चांसेस होंगे, तो हमें किससे करना चाहिए, हमें वेट गॉज पीस होना चाहिए, और वो भी कैसा होना चाहिए, स्टाइल गॉज पीस होना चाहिए। तो लूज डाइपर से नहीं करना है भाई, ड्राई गॉज पीस, हाँ ड्राई से करेंगे। मोस्ट स्टाइल ड्रेसिंग, हाँ मोस्ट होनी चाहिए, स्टाइल होनी चाहिए, ये और ज्यादा बढ़िया है। और पेट्रोलियम जेली वेली यूज नहीं करने। अरे बोलो तो सही, पेट्रोलियम जेली यूज करोगे क्या? पेट्रोलियम जेली यूज नहीं करनी है, ये तो उससे चिपक जाएगी। पेट्रोलियम जेली अगर यूज की तो ये उस स्किन से गॉज पीस को चिपका देगी, और अगर ये चिपक गया तो जब निकालेंगे ना तो दोबारा से इंजरी होगी, तो ये तो यूज नहीं करना है। तो मोस्ट स्टाइल ड्रेसिंग यूज कर रही है। हालांकि मैं जब आगे पढ़ाऊंगा तो आगे समझ लेना, आगे दोबारा से एक्सेस्ट्रोफी ब्लैडर पढ़ेंगे तो वहां भी कुछ चीजें हम और एक्स्ट्रा डिस्कस करने वाले हैं, तो ध्यान से समझें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 29। एन एडिशनल डिफेक्ट इज एसोसिएटेड विद द एक्सेस्ट्रोफी ऑफ द ब्लैडर। ब्लैडर के अंदर क्या हमें एक्सेस्ट्रोफी ऑफ ब्लैडर के साथ में कोई और भी दिक्कत देखने को मिल सकती है क्या? और व्हाट एनोमली शुड द नर्स एक्सेस द इन्फेंट। हम बच्चे को और कौन सी चीज के लिए देखेंगे? सिंपल सी बात है ना, जब ये जो है नीचे वाली चीजें हैं वो अच्छे से नहीं मली हैं। अरे समझो, जैसे मैं बताता हूं दोबारा से समझना। एक्चुअल में दिक्कत क्या है कि बच्चे की नीचे की जो दीवारें हैं,
ये माना कि अब्डोमेन है, ये पूरा अब्डोमेन बना देता हूं मैं बच्चे का। ये अब ये जो नीचे वाला साइड है वो अच्छे से नहीं बना है, ये अब्डोमेन का नीचे वाला हिस्सा अच्छे से नहीं बना है, और नीचे वाला हिस्सा अच्छे से नहीं बना है, अच्छे से क्लोज नहीं आया वो, इसलिए तो बच्चा का जो ब्लैडर है वो बाहर आया है। एक्सोस्ट्रोपी ऑफ ब्लैडर इसीलिए तो बाहर आई है, समझे बात को। इसलिए मैं ये कह सकता हूं क्या, अगर ये कंडीशन है तो नीचे के ऑर्गनों में दिक्कत होगी, ये अच्छे से नहीं बने होंगे। तो यहाँ क्या होता है, एक तो प्यूबिस होता है, प्यूबिक बोन ढंग से नहीं बनी होंगी, एक्सटर्नल जेनेटलिया ठीक से नहीं बना होगा। देखो इम्परफोरेट एनस, कि परफोरेट एनस ना हो तो एनस तो और नीचे चला जाएगा, काफी नीचे चला जाएगा। इम्परफोरेट एनस से रिलेटेड नहीं होता है। एब्सेंस ऑफ बर्न किडनी, किडनी से रिलेटेड भी इसमें कोई डिफेक्ट नहीं होते हैं। कंजेनाइटल हार्ट डिजीज का कोई रिलेशन नहीं है। प्यूबिक बोन मालफॉर्मेशन, हाँ प्यूबिक बोन नहीं बनी हो यहाँ पर, इसीलिए तो हो रहा है कि वो ब्लैडर जो है बाहर आ रहा है। यहाँ पर प्यूबिक बोन में मालफॉर्मेशन देखने को मिल सकता है, एक्सटर्नल जेनेटलिया के अंदर मालफॉर्मेशन देखने को मिल सकता है, या लोअर एब्डोमेन के अंदर क्या देखने को मिलता है, मालफॉर्मेशन देखने को मिलता है। तो ये बात आप अच्छे से भली भांति प्रकार से समझ गए होंगे। आंसर नंबर बढ़िया होगा, आंसर नंबर 4। अरे क्लियर है क्या? आगे बढ़े और आगे वाले क्वेश्चन की अगर बातें करें तो आगे वाला लास्ट, आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। और क्वेश्चन नंबर 30 की अगर बात करें तो ए नर्स इज केयरिंग फॉर द इन्फेंट विद द एक्सेस्ट्रोपी ऑफ द ब्लैडर। एक बच्चा है जिसके अंदर क्या दिक्कत है, एक्सेस्ट्रोपी ऑफ ब्लैडर है, और एक्सेस्ट्रोपी ऑफ ब्लैडर के साथ में मतलब समझ गए हो क्या, ये बाहर आ गया है। व्हाट डज द नर्स डिटरमाइन द ग्रेटेस्ट फॉर द इस इन्फेक्शन फॉर दिस इन्फेंट। इस बच्चे के अंदर सबसे ज्यादा क्या चांस लगते हैं, जब कोई अंदर की चीज बाहर आ चुकी है सबसे ज्यादा चांस क्या लग रहे हैं, इन्फेक्शन के, डिहाइड्रेशन के चांसेस हैं क्या, नहीं लग रहा है। यूरिनरी रिटेंशन नहीं होगा, वो बाहर निकलता है सारा का सारा। इंटेस्टाइन की कोई बात ही नहीं कर रहा है, तो इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन तो वैसे भी नहीं होगा। यूरिनरी रिटेंशन कैसे होगा सर, यूरिनरी रिटेंशन नहीं होगा सर। यूरिनरी रिटेंशन क्यों होगा, ठीक है ना, ये तो समझ रहे हो, यूरिन तो लगातार बाहर निकलता रहेगा ना, तो यूरिनरी रिटेंशन यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। डिहाइड्रेशन भी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ फ्लूइड इनटेक में और फ्लूइड आउटपुट में दिक्कत थोड़ी हो रही है, ये तो अफेक्ट नहीं हो रहा है। ब्लैडर बाहर आ गया है, बस इतनी सी दिक्कत है। अगर ब्लैडर बाहर आया तो डिहाइड्रेशन भी नहीं होगा, यूरिनरी रिटेंशन भी नहीं होगा, इंटरनल ऑब्स्ट्रक्शन भी नहीं होगा। चांसेस हैं कि उसके अंदर इन्फेक्शन हो जाए, तो सबसे ज्यादा चांसेस यहाँ पर रहते हैं, तो वो कौन से रहते हैं बेटा, जो इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो इन्फेक्शन के चांसेस के लिए उसे लगातार हमें क्या करना है, मॉनिटर करना है। तो बढ़िया आंसर यहाँ पर हो सकता है आंसर नंबर ए। तो आज की क्लास के लिए थैंक यू सो मच, और आगे भी हमारी वीडियो आते रहेंगे, लगातार आते रहेंगे, आप इनको देखते रहें। सारे मौसमी के क्वेश्चन मैं करवा दूंगा पीडीएफ के, तो प्लीज़ लगातार हमसे जुड़े रहें, हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहें, ठीक है। थैंक यू सो मच।